हेलो दोस्तों, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है भारत के तट। भारत के तट भारत के तट, घाट एवं तटीय मैदान, इनको आज हम समझने वाले हैं और इनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि भारत के तट क्या होते हैं, घाट एवं तटीय मैदान, इनसे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होंगी उनको हम सभी को पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक मैप बना लेता हूँ जो कि तटीय मैदान का होगा। तो ये हो गया हमारा मैप। ठीक है, ये तटीय मैदान का मैप है। जैसे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा है। हालांकि मैं आपको जो भारत का सामान्य परिचय वाली वीडियो थी उसमें भी जानकारी दे चुका हूं, लेकिन आज हमारा यही टॉपिक है तो इसके संबंधित सभी जानकारियां हम प्राप्त करने वाले हैं। यदि बात करें कि भारत की जो ये सब जल ही जल की एरिया है, ठीक है, मैं आपको बता दूं ये पूरा पूरा जलीय एरिया है दोनों तरफ, यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो कि हमारा भारतीय राज्य है, और यहाँ पर पड़ता है गुजरात जो कि सबसे लास्ट है, गुजरात। ठीक है, यहाँ पर है गुजरात। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा है ये कितनी लंबी है एवं यहाँ पर कितने राज्य स्थित हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यदि बात करें कि भारत की जो तटीय रेखा है वो कितनी लंबी है, तो भारत की मुख्य भूमि की मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई की यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ तो आपको पता भी होगा। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा जो यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर जो यहाँ से यहाँ तक पड़ती है, ये पश्चिम बंगाल तक, तो ये 61 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यदि बात करें इसमें द्वीपों को भी जोड़ लिया जाता है, द्वीपों सहित। ठीक है, पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा में यदि द्वीपों को जोड़ लिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है। जैसे यहाँ पर है लक्षद्वीप, यह अरब सागर पूरा पड़ता है, तो अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप जो कि हमारे भारत के अधिकार क्षेत्र में, और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो वो भी हमारे भारत का ही हिस्सा है। तो दोनों को एवं अन्य द्वीप भी हैं, उनको जब हम मिला लेते हैं तो उसी की बात कर रहे हैं कि द्वीपों सहित हमारे भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा कितनी हो जाती है, तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो जाती है द्वीपों सहित। दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा है इस पर कितने राज्य सटे हुए हैं। ठीक है, तो मैं लिख के ही बता देता हूँ और हम इसके बाद गिन लेंगे। जैसे टोटल की यदि बात की जाए तो 8 राज्य जो हैं, सॉरी 8 नहीं 9 राज्य जो हैं वो भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा पर स्थित हैं। और यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें हम तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य। मैं आपको 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश ये बताने वाला हूँ, तो हम पढ़ते हैं। जैसे पहला है गुजरात। ठीक है, ये तटीय रेखा से ही लगे हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरे की यदि बात करें तो हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, और तीसरे की यदि बात करें तो पड़ता है ये बहुत ही कम क्षेत्र में है, गोवा। इसके बाद आता है चौथा कर्नाटक, इसके बाद आता है केरल। ठीक है, पांचवा। तो ये इस प्रकार से जो पश्चिमी तट पर पड़ते हैं ये 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब हम बात कर लें जो पूर्वी तट है इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु। ठीक है, और इसके बाद पड़ता है तमिलनाडु के बाद पड़ता है उड़ीसा, सॉरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और यदि बात करें इसके बाद 8वां पड़ता है उड़ीसा। और 8 और 9वां जो है ये हो जाता है पश्चिम बंगाल। तो मैंने आपको बता दिया कि भारत की जो तटीय मुख्य भूमि की तटीय रेखा है
इस पे 9 राज्य स्थित हैं, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ये 9 जो राज्य हैं ये तटीय रेखा पर स्थित हैं। क्वेश्चन बनता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा में कौन सा राज्य स्थित नहीं है, तो इनमें से 3 ऑप्शन दिए होंगे, एक राज्य कोई मतलब आंतरिक राज्य में से दिया होगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 4 केंद्र शासित प्रदेश जो स्थित हैं वो कौन कौन से हैं। यदि हम बात करें, ये है गुजरात और ये महाराष्ट्र। यहीं पर छोटा सा पड़ता है, एक पड़ता है दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, ठीक है। ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे कहते हैं दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। ये तो हो गया एक। अब हम बात करते हैं 3 और हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे दूसरा पड़ता है यहाँ पर लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो कि लक्षद्वीप पड़ता है और इसकी राजधानी कवरत्ती के नाम से हम पढ़ लेते हैं। तो ये पड़ता है अरब सागर में। दूसरा हो गया। अब हम तीसरे को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पड़ता है, ये द्वीपीय है, ये भी द्वीपीय वाला है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह। और यह है लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। ये हो गया लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो मैंने आपको बता दिया 1, 2, 3। अब हम चौथे की बात करते हैं कि चौथा कौन सा है, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ। ये पड़ता है, यदि हम बात करें कि जो पुद्दुचेरी के नाम से जाना जाता है, पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी, ठीक है। और यदि पुद्दुचेरी की हम बात करें तो इसके जो 4 जिले हैं, ठीक है, 4 जिले हैं और वो 3 राज्यों में स्थित हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि कौन से 4 जिले हैं और कौन कहाँ कहाँ स्थित हैं। इसका एक जिला है जो है वो पड़ता है येनम, येनम, ठीक है। एक जिला येनम है जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और 2 जिले पड़ते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। इसका नाम है, एक का नाम है तो पुदुचेरी ही है, पुदुचेरी, और दूसरे का नाम है कराईकल, कराईकल, ठीक है। तो येनम एक हो गया, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा कराईकल, और चौथा है केरल में पड़ता है जिसे हम कहते हैं माहे, ठीक है। तो 4 जिले इसके हैं और 3 राज्यों में स्थित हैं, और नाम है केंद्र शासित प्रदेश का पुदुचेरी, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। जो पहला हो गया दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, एक केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा लक्षद्वीप, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भी केंद्र शासित प्रदेश। और चौथा पुदुचेरी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब मैंने आपको जो, क्योंकि ये इससे रिलेटेड जो भी बात थी मैंने आपको बताया कि इसके 4 जिले हैं वो 3 राज्यों में स्थित हैं। जैसे येनम की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में पड़ते हैं, और माहे जो है चौथा जिला वो केरल में पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इसके 4 जिले जो हैं वो 3 राज्यों में स्थित हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ये तो हो गए भारत के तट, सॉरी भारत के तट नहीं, ये भारत के तटीय राज्य हो गए। अब हम भारत के तट के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से तट हैं, और यदि हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अपना टॉपिक को पूरा कवर करना है। तो मैं फिर से बना लेता हूँ, जैसे ये हो गया मैप, ठीक है, इस प्रकार से। तो यदि बात करें कि भारत के तटों की बात कर लेते हैं, जो भारत की मुख्य भूमि होती है, मुख्य भूमि से लगे हुए जो घाट होते हैं उन्हें हम, जैसे तट की बात कर रहे हैं अभी कि कौन कौन से तट होते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि पश्चिमी तट, पूर्वी तट, ठीक है। तो जैसे अगर बात करें कि मुख्य भूमि का जो पश्चिम में जो होता है उसे हम कहते हैं पश्चिमी तट, और यदि पूर्व में होता है तो उसे कहते हैं पूर्वी तट, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, जैसे ये हो गया पूर्वी तट, सॉरी पश्चिमी तट, क्योंकि ये पश्चिम में है, पश्चिमी तट, और ये हो गया पूर्वी तट, क्योंकि ये पूर्व में है तो पूर्वी तट, और पश्चिम में है तो पश्चिमी तट। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि घाट, कौन कौन से घाट हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर पड़ता है गुजरात, गुजरात, और इसके बाद पड़ता है महाराष्ट्र,
यहाँ पर एक दमन भी पड़ता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, तो उसको भी हम लिख लेते हैं दमन। इसके बाद पड़ता है गोवा, इसके बाद पड़ता है कर्नाटक, इसके बाद पड़ता है केरल। ठीक है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। और इसके बाद यदि बात करें, केरल हो गया, इसके बाद पड़ता है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु ये यहाँ से पूरे एरिया से लेकर यहाँ से मतलब यहाँ तक पड़ता है, तो इधर ही हम लिख लेते हैं तमिलनाडु। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है, हालांकि पड़ता यहाँ तक है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद आता है जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर जो छोटे छोटे राज्य पड़ते हैं। इसके बाद हम लिख लेते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब हम बात कर लेते हैं जो जो तट हैं, इन पर गुजरात से लेकर दमन तक एवं दमन से लेकर गोवा तक और गोवा से लेकर कर्नाटक तक, ये अलग अलग तटों के नाम से जाने जाते हैं। तो उसको हम पढ़ लेते हैं कि इनके नाम क्या हैं और उनको किस नाम से जानते हैं। तो जैसे यदि हम बात करें, पूछा जाता है कि गुजरात से लेकर जो दमन तक का जो तट है, इसको हम किस तट के नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट, ठीक है, काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा गुजरात से लेकर दमन तक का जो तट है, तटीय मैदान है, इसे हम किसके नाम से, कौन से तट के नाम से जानते हैं, तो ये है काठियावाड़ तट। और ये गुजरात में पड़ता है, तो आप समझ भी सकते हैं कि गुजरात में काठियावाड़ है, और काठियावाड़ में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इस हिसाब से भी यहाँ पे याद रख सकते हैं। और यदि बात करें कि पूछा जाता है कि दमन से लेकर गोवा तक का जो तट है, इसे हम किस तट के नाम से जानते हैं, तो इसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट, ठीक है। तो गोवा, ये दमन पड़ता है यहाँ पर महाराष्ट्र। मैंने आपको ऊपर बताया था कि महाराष्ट्र एवं गुजरात के आसपास पड़ता है दमन एवं दीव। तो इसी दमन से लेकर गोवा तक का जो तट है, इसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे। जैसे गुजरात, पूछा जाता है कि गोवा से लेकर कर्नाटक तक का जो तट है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं केनरा तट। ठीक है, केनरा तट, इसे हम केनरा तट के नाम से जानते हैं, गोवा से लेकर कर्नाटक तक। अब हम बात कर लेते हैं कि कर्नाटक से लेकर जो यहाँ दक्षिण तक पड़ता है केरल, ठीक है, ये जो दक्षिण तक केरल पड़ता है, केरल के तट को क्या नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट के नाम से हम इसे जानते हैं। और जैसे ये हो गया, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक से लेकर केरल तक का जो दक्षिण तक का हिस्सा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और गोवा से लेकर कर्नाटक तक केनरा तट, दमन से लेकर गोवा तक इसे हम कोंकण तट, और गुजरात से लेकर दमन तक का जो है, इसे काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया, मैंने बताया कि ये है पश्चिमी तट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी तट की। ये जो तमिलनाडु पड़ता है, तमिलनाडु से लेकर लगभग आंध्र प्रदेश तक का जो तट होता है, इसे जानते हैं कोरोमंडल। ठीक है, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कि तमिल, पूछा जाएगा आपसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि लिख देते हैं कि केप कामोरिन, या इसे कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं, कन्याकुमारी। ठीक है, पूछा जाता है कि कभी कभार ऐसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो तट है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो कोरोमंडल तट। और कभी कभार तमिलनाडु ना देकर ऐसे पूछा जाएगा कि केप कामोरिन या कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो तट है, इसे हम किस तट के नाम से जानते हैं, तो भी कोरोमंडल तट। अब हम बात करते हैं आगे कि आंध्र प्रदेश से लेकर जो पश्चिम बंगाल तक का पूरा तट है, इसे किस तट के नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से लेकर जो पश्चिम बंगाल तक का तट है, इसे हम जानते हैं उत्तरी सरकार। अब मैं आपको बता दूं, जैसे तट तो हमने बात कर ली, अब घाट क्या होते हैं और तटीय मैदान, उनसे जैसे पहले हम बात कर लेते हैं तटीय मैदान। ठीक है, तो जो मैं आपको बता दूं, ये हो गई मुख्य भूमि की तट रेखा। ठीक है, मुख्य भूमि की जो तट रेखा है, इसे हम आधार रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आधार रेखा कह दें या फिर मुख्य भूमि की तट रेखा। तो मुख्य भूमि की जो तट रेखा से लेकर, मैं बताऊँ, 10 से लेकर 30 किलोमीटर, 10 से लेकर 30 किलोमीटर तक का जो मैदान होता है, जैसे ये तो हो गया तट,
ठीक है। तट से लेकर जो मुख्य भूमि से लेकर जो 10 से 30 किलोमीटर तक का जो मैदान फैला हुआ होता है उसे हम जानते हैं तटीय मैदान के नाम से। ठीक है, तटीय मैदान। तो आप समझ चुके होंगे तटीय मैदान क्या होता है। भारत की मुख्य भूमि की दोनों तरफ की बात मैं कर रहा हूँ। तो भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा होती है, तट रेखा से लेकर 10 से 30 किलोमीटर तक जो फैला हुआ मैदान होता है इसे हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो दोनों तरफ की बात है। यदि यदि पश्चिम की तरफ है तो इसे पश्चिमी तटीय मैदान, और यदि पूर्व की तरफ है तो पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर पड़ता है जैसे उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश से लेकर जो पश्चिम बंगाल तक का जो तटीय मैदान है, जैसे आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो तटीय मैदान है इसे हम जानते हैं, इसे जानते हैं उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको समझाया था कि तटीय मैदान क्या होते हैं। तो जो आंध्र प्रदेश से लेकर जो पश्चिम बंगाल तक का जो तटीय मैदान है इसे उत्कल के मैदान के नाम से भी जानते हैं। और यदि बात करें हम, जैसे ये तो हो गया उत्कल का मैदान, और यहाँ पर पड़ता है आंध्र प्रदेश के पास जैसे उड़ीसा पड़ता है। तो उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र है, उड़ीसा के जो आसपास का क्षेत्र है इसे हम, और महानदी का भी यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो महानदी एवं उड़ीसा के जो, मैं लिख देता हूँ, महानदी एवं उड़ीसा के आसपास क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जानते हैं, डेल्टाई क्षेत्र। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा नदी भी पड़ती है, महानदी भी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो नदियाँ आती हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि महानदी एवं उड़ीसा के आसपास का जो क्षेत्र है, पूछ लिया जाता है कि महानदी एवं उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो डेल्टाई क्षेत्र। या ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि उत्कल का मैदान या उत्तरी का, इनसे रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये तीनों ही याद रखने हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे घाट क्या होते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे घाट की मैंने ऊपर लिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे, कि मैंने तट बता दिए कि तट कौन कौन से हैं, आपको बता दिए। अब मैंने तटीय मैदान भी बता दिया कि क्या है। अब हम बात कर लेते हैं घाट, इनका जो घाट होते हैं उनको समझ लेते हैं। घाट के लिए हम एक दूसरा फिगर बना लेते हैं जिसको अच्छे से समझ लेंगे। जैसे ए हो गया, फिर से। ठीक है, अब घाट क्या होता है हम समझते हैं। यदि घाट की बात करें हम, जो इसे ये हो गई भारत की मुख्य भूमि की आधार रेखा। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ तो आपको याद ही हो चुका होगा। तो मुख्य भूमि की जो आधार रेखा से सटे हुए जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जैसे पहाड़ी वगैरह पाई जाती हैं। तो जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। यदि पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं तो इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट के नाम से। जैसे यहाँ से यहाँ तक लेकर जो पहाड़ियाँ इसके सटी हुई पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ, पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसे मैं लिख देता हूँ, पर्वत एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, तो जो पहाड़ियाँ, पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाई जाती हैं इन्हें हम अगर पश्चिम तट पर हैं तो इन्हें पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। गलत लिख गया, पश्चिमी घाट। ठीक है, और यदि पूर्व तट पर है, जैसे यदि जो पूर्वी तट पर है तो इन्हें हम कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, तो जो यदि बात करें हम कि पश्चिमी घाट, मैंने बता दिया कि पश्चिमी तट पर जो यहाँ पर पठार एवं पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट होते हैं, एक्चुअल में ये पठारों की ढलानें होती हैं। पूछा जाता है कि जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, ये एक्चुअल में क्या होती हैं, तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर कि पठारों की ढलान। ठीक है, पठारों की ढलान ही होती है एक्चुअल में, कि पश्चिमी घाट क्या होती हैं या पूर्वी घाट, दोनों के दोनों पठारों की ढलान ही होती है। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जैसे यदि पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को जो हम कहते हैं महेंद्रगिरी नहीं, सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। और यदि पूर्वी घाट की बात करें तो इसे पूर्वी घाट को हम जानते हैं महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी। आपसे पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री पर्वत।
और यदि पूछा जाए कि पूर्वी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को किस नाम से जानते हैं, तो महेंद्रगिरी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने घाट भी पढ़ लिए। अब एक पूछा जाता है आपसे कि जो पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं, ये पड़ता है क्षेत्र नीलगिरी का, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी का क्षेत्र पड़ता है। और नीलगिरी जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों को मिलाने वाला क्षेत्र पड़ता है। नीलगिरी जो है, अगर राज्य की बात करें तो एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो इस प्रकार से ये तीनों ही राज्य पड़ते हैं, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। इन तीनों के बॉर्डर पर ही पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ी। अब यदि बात करें हम नीलगिरी की, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो हो जाती है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक पहाड़ी वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा, लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ क्योंकि ये पहाड़ी से रिलेटेड है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। ठीक है, और दोदा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है, पूछी भी जाती है कि इसकी ऊंचाई, तो 2637 मीटर, 2637 मीटर। अब ये दक्षिण पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। अब मैं ये भी बता दूं कि दक्षिण भारत की अगर दूसरी है तो पहली कौन सी है, तो पहली अनाय मोदी चोटी एक है जो कि अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अनाय मोदी चोटी, और ये पड़ती है अनामलाई पहाड़ी पर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है, और उसकी ऊंचाई है, मैं ऊंचाई आपको लिख देता हूँ, 2695 मीटर। ठीक है, तो मैंने आपको इससे रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने बता दी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे जो भारत की मुख्य भूमि है, इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अलग से मैं बना दिया मैंने, जैसे ये हो गई आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यह हो गई आधार रेखा। ठीक है, और यदि बात करें हम, जैसे ये हो गई आधार रेखा और ये हुई, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जैसे यहाँ पर होता है जो भारत की मुख्य भूमि से रिलेटेड जो एक मील होता है, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मील क्या होता है। मील जो मुख्य भूमि होती है, भूमि को यदि माप करें तो इसको मील कहते हैं, और यदि हम समुद्री एरिया की माप करते हैं, दूरी मापते हैं, तो इसे कहते हैं नॉटिकल मील, नॉटिकल मील। ठीक है, ये दूरी मापने की इकाई है। तो समुद्री जब एरिया की हम समुद्री एरिया जब नापते हैं, दूरी नापते हैं, तो इसे नॉटिकल मील, और यदि वैसे नापते हैं स्थल में तो मील। अब हम बात करते हैं, जैसे एक होती है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा समझते हैं, जैसे जो आधार रेखा, ये पूरी की पूरी आधार रेखा होती है दोनों तरफ, तो आधार रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से लेकर 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होता है, इसे हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा या टेरिटोरियल सी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो जो प्रादेशिक जल सीमा होती है, ये आधार रेखा से 12 मील तक का जो समुद्री क्षेत्र होता है, इस प्रकार से दोनों तरफ होता है, तो इसे प्रादेशिक जल सीमा के नाम से जानते हैं, और इसे क्षेत्रीय सागर के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि प्रादेशिक जलीय सीमा की आधार रेखा से लंबाई कितनी होती है, तो 12 नॉटिकल मील। आपको याद रखना है, ये पूछा भी जाता है। अब हम बात करते हैं जो प्रादेशिक जलीय सीमा है, इसमें हमें हमारे भारत को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, 24 मील तक जो होती है, 24 नॉटिकल मील। ठीक है, 24 नॉटिकल मील तक होती है, इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। अब ये संलग्न क्षेत्र क्या होता है, जो भारत की आधार रेखा होती है, भारत की आधार रेखा से लेकर 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसे हम जानते हैं संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन के नाम से भी जानते हैं। भारत को इसमें सभी प्रकार के वित्तीय अधिकार होते हैं, वित्तीय अधिकार, और वित्तीय अधिकार की बात करें, और यहाँ पर
सभी प्रकार के जो भी यहाँ से जो 24 मील के आधार रेखा से लेकर 24 मील तक जो यहाँ पर विदेशी जहाज या कोई भी निकलता है, तो वहाँ उनसे सभी से हमारे भारत टैक्स वसूल लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वित्तीय अधिकार सभी प्राप्त होते हैं। और यदि हम बात करें कि ये तो हो गया 24 मील तक, पूछा जाएगी कॉन्टिजियो जोन या संलग्न क्षेत्र कितनी दूरी तक है, तो 24 नॉटिकल मील। अब हम बात करते हैं आधार रेखा से जो होता है 200 नॉटिकल मील। ठीक है, 200 नॉटिकल मील होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि नॉटिकल मील में आता कितना है, तो एक नॉटिकल मील जो होता है, एक इसमें होता है 1.852। ठीक है, 1.852 किलोमीटर, आदि अप्रॉक्सीमेट देगा तो लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो एक नॉटिकल मील में होता है 1.852 किलोमीटर। जो 200 नॉटिकल मील है इसे हम जानते हैं, ये तो 24 तक हो गया संलग्न क्षेत्र, इसे हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र अधिकार। अनन्य आर्थिक अधिकार इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसे जाना जाता है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र हिंदी में कहते हैं, और यदि इंग्लिश में बात करें तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। और ये 200 नॉटिकल मील भारत की आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं आगे कि इसमें भारत को क्या प्राप्त होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जैसे वित्तीय जो संलग्न क्षेत्र होता है, इसमें भारत को वित्तीय अधिकार एवं साफ सफाई से संबंधित सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, इसमें भारत को जैसे वैज्ञानिक परीक्षण जो होते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है, वैज्ञानिक परीक्षण करने का सभी प्रकार के अधिकार होते हैं। और बात करें तो यहाँ पर जैसे द्वीप है अंडमान निकोबार, आपने सुनाई होगा, तो मैंने बताया भी है आपको ऊपर, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से द्वीपों के निर्माण, ठीक है, द्वीपों के निर्माण के सभी प्रकार के अधिकार भारत को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भी जानकारियाँ थी, ये मैं आपको बता दूं कि ये दोनों तरफ एरिया होता है, एवं ये भारत की ही नहीं, ये हर देश के पास ये सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रादेशिक जलीय सीमा वाला भी 12 नॉटिकल मील, एवं संलग्न क्षेत्र जो कि 24 नॉटिकल मील, और ये पूछा जाए अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि 200 नॉटिकल मील। तो आपको मैंने जो भी जानकारियाँ थी सभी के बारे में बता दिया आपको। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर कि भारत के तट थे उनको भी हमने पढ़ लिया, घाट क्या होते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, और बात करें कि तटीय मैदान क्या होते हैं तो उनको भी हमने समझ लिया। और इससे संबंधित जो भी जानकारियाँ थी मैंने आपको बताई। यदि आपने इस वीडियो को कंटिन्यू देखा होगा तो आशा करता हूँ कि यहाँ के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और इससे संबंधित मैं एक जो क्वेश्चन वाइज वीडियो है वो लेकर आऊँगा, जिससे आपके बच्चे कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं और डाउट हैं वो सभी क्लियर कर देंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को प्यार दीजिए और लाइक एवं शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि यदि आप कमेंट करेंगे और पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ेगा, जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। और जय हिंद, वंदे मातरम।